जब रेने डुप्री डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए, वो एक प्रोडिजी जैसे लग रहे थे। उन्हें सिर्फ 18 साल की एज में साइन किया गया था और 19 साल की एज में उन्होंने अपना पहला चैंपियनशिप जीत लिया। इससे वो उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट टाइटल विनर बन गए थे। लेकिन 2007 में डुप्री ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपनी रिलीज मांग ली। तब से रेने डुप्री रेसलिंग करते रहे हैं, लेकिन उनका लुक काफ़ी चेंज हो चुका है। ला रेजिस्टेंस के एक हाफ ने अपने बॉडी पर काफ़ी टैटूज ऐड कर लिए और साथ ही अपने बाल बड़े करके उन्हें डार्क भी कर लिया। वो पहले से भी ज्यादा टोन्ड और ट्रेंडी बॉडी में नजर आते हैं कंपेयर टू डब्ल्यूडब्ल्यूई डेज। लेकिन अगला रेसलर बिल्कुल ऑपोजिट केस था। 1990s के सबसे बेस्ट लुकिंग रेसलर्स में से एक थे अहमद जॉनसन। उनका फिजिक रेसलिंग के सबसे बड़े नामों को टक्कर देता था, इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं था कि उन्हें बहुत जल्दी पुश मिला। सिर्फ एक साल के अंदर जॉनसन ने हिस्ट्री क्रिएट की और पहले अफ्रीकन अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। ये क्लियर था कि अहमद मेन इवेंट स्टार बनने वाले हैं। लेकिन फैमिली इश्यूज और बैकस्टेज अलेजेडली रेशियल टेंशन की वजह से जॉनसन ने अर्ली 1998 में डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दिया। लगभग एक साल बाद अहमद जॉनसन ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू में डेब्यू किया। वो अब भी पावर हाउस थे, लेकिन उनका वेट नोटिसेबली बढ़ चुका था। ये उनके लिए प्रॉब्लम बन गया और वेट इश्यूज की वजह से उन्हें डब्ल्यूसीडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया। अहमद जॉनसन ने कुछ और साल कंपीट किया और 2003 में रिटायर हो गए। अब जब वो एक्टिव रेसलर नहीं रहे, अहमद जॉनसन रिंग शेप में नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वाले दिनों से काफी अलग दिखते हैं। शुक्र है कि अहमद जॉनसन अभी भी खुद चल सकते हैं, लेकिन अगला रेसलर अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकता। लेक्स लूगर को लोग लिटरली ब्रॉन्ज गॉड कहते थे। लूगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू से पहले बॉडी बिल्डर थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें नेक्स्ट हल्क होगन बनाने की कोशिश की। वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लूगर का करियर काफी सक्सेसफुल रहा। एज बढ़ने के बाद भी लेक्स की बॉडी काफी अच्छी थी, लेकिन एक फ्रीक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक फ्लाइट के दौरान लूगर को अपनी नेक मूव करने में दिक्कत हुई। जब उन्होंने पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश की, सिचुएशन और खराब हो गई और उन्हें टेम्पररी पैरालिसिस हो गया। बाद में पता चला कि लेग्स का नर्व पिंच हो गया था और उनके बॉडी का कंट्रोल कट हो गया था। लगभग एक साल हॉस्पिटल बेड पर रहने के बाद लूगर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई। इवेंचुअली लेक्स लूगर खुद चलने और ड्राइव करने लगे और लगा कि वो फिर से नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, लेकिन सैडली ऐसा नहीं था। अगले कुछ सालों में लेक्स की हेल्थ फिर डिटीरियोरेट होने लगी। उन्हें मूव करने के लिए व्हीलचेयर की जरूरत पड़ने लगी और 2021 तक लूगर खुद से चल नहीं पा रहे थे। लेकिन फरवरी 2025 में एक हार्ट वार्मिंग वीडियो शेयर हुआ। लेक्स लूगर ने डायमंड डैलस पेज के साथ काम शुरू किया और उनके प्रोग्राम डीडीपी योगा को ज्वाइन किया। एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसमें दिखाया गया कि लेक्स लूगर कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑन द वे अप, दैट्स ओके, बूम। सी, नाउ वी नो वेयर यू आर। या पेरी सैटर्न की लाइफ रिंग के बाहर शायद उनकी रिंग के अंदर वाली लाइफ से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। सैटर्न का रेसलिंग करियर 1990 में शुरू हुआ, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब वो ईसीडब्ल्यू और बाद में डब्ल्यूसीडब्ल्यू ज्वाइन किया। लेकिन डब्ल्यूसीडब्ल्यू में लगभग 2 साल बाद ही क्लियर हो गया कि वहां उनकी सक्सेस लिमिटेड थी। इसलिए जनवरी 2000 में सैटर्न एडी गरेरो, क्रिस बेनॉय और डीन मलेंको के साथ डब्ल्यूसीडब्ल्यू छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन कर लिया। जहां गरेरो और बेनॉय वर्ल्ड चैंपियन बने, वहीं पेरी का करियर अनफॉर्चुनेटली छोटा रह गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई में थोड़े से ज्यादा 2 साल बाद सैटर्न का एसीएल इंजर हो गया और उन्हें साइडलाइंस पर रहना पड़ा। रिकवरी के दौरान पेरी सैटर्न एक ऑल्टरकेशन में फंस गए जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक जेंटलमैन्स क्लब के बाहर सैटर्न ने 2 आदमियों को एक औरत पर अटैक करते देखा। पेरी बीच में कूद पड़े और अटैकर्स से लड़ गए, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई। बुलेट उनकी नेक के बैक और राइट शोल्डर में लगी, लेकिन हैरानी की बात है कि पेरी फिर भी अटैकर्स से लड़ते रहे। लेकिन गनशॉट वूंड की वजह से वो मेथाम्फेटामिन के एडिक्ट हो गए और इस एडिक्शन ने उन्हें होमलेस बना दिया। कई सालों तक किसी को, हत्ता कि उनकी फैमिली को भी नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। थैंकफुली पेरी 2010 में दोबारा सामने आए। उन्होंने अपनी एडिक्शन को ओवरकम किया और अब वो काफी बेटर सिचुएशन में है। लेकिन ड्रग्स और स्ट्रीट पर गुजारे सालों ने सैटर्न पर असर दिखाया और आज वो फैंस की यादों वाले वर्जन से काफी अलग दिखते हैं। जहां पेरी ने अपने डीमंस को हरा दिया, वहीं अगला रेसलर ऐसा नहीं कर पाया और उसकी कीमत चुकाई। जस्टिन क्रेडिबल की स्टोरी एक वार्निंग बन चुकी है कि डार्क साइड कितना खतरनाक होता है। सिर्फ 21 की एज में क्रेडिबल डब्ल्यूडब्ल्यूई से साइन हो गए और मास्टर रेसलर अल्डो मोंटोया के नाम से कंपीट किया। लेकिन 1997 में जब जस्टिन ईसीडब्ल्यू ज्वाइन किया, तब उन्हें असली पहचान मिली। ईसीडब्ल्यू में उनका नाम रीब्रांड करके जस्टिन क्रेडिबल रखा गया। ये काम कर गया और 2000 में क्रेडिबल ईसीडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। जब कंपनी बंद हो गई, जस्टिन क्रेडिबल डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें ईसीडब्ल्यू जैसी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के लिए कंपीट कर रहे थे। लेकिन 2006 में रिलीज होने के बाद अगले लगभग 2 साल में जस्टिन क्रेडिबल का डाउनफॉल शुरू हो गया। रेसलर्स और फैंस ने स्टोरीज शेयर की कि क्रेडिबल ड्रग्स अब्यूज कर रहे थे और गलत डिसीजंस ले रहे थे, जिसने उनकी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट किया। इतना ही नहीं, क्रेडिबल पर लोगों को पैसे से स्कैम करने और अपने बच्चों के साथ गाड़ी में नशे की हालत में ड्राइव करने के एक्यूजेशंस भी लगे।
मेवन हफमैन के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई एक वीडियो में जस्टिन क्रेडिबल की हेल्थ अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह नहीं थी। वीडियो में जस्टिन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा कि उनकी लेग इन्फेक्टेड है। क्रेडिबल ने दिखाया कि उनकी लेग असल में कैसी लग रही थी, और उसे अनसेंसर्ड देखने के लिए वीडियो देखो।